आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, पर खराब स्वास्थ्य के कारण हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली समस्या है मोटापा या ओबेसिटी। फैट अधिक मात्रा में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही मोटापा कहते हैं। मोटापा कई दूसरी बीमारियों का जन्मदाता भी होता है। शुरुआत में इससे पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सोते हुए खर्राटे लेना और छोटी सांसें जैसी परेशानियां होती हैं। और अगर समय पे मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बांझपन, फैटी लिवर, खास तरह के कैंसर, स्ट्रोक और स्लीप एपनिया होने का जानलेवा खतरा बना रहता है। इसलिए मोटापा कम करना या वेट लॉस बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो डाइटिंग और एक्सरसाइज करके वेट लॉस की कोशिश की जाती है, पर जिनका एक्स्ट्रा वेट 30 केजी से अधिक है वहां इम्पॉसिबल हो जाता है सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस करना। ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत वेट लॉस कर भी ले तो एक्सरसाइज छोड़ते ही फिर से वेट गेन हो जाता है और कभी-कभी तो पहले से अधिक गेन हो जाता है। शुक्र है कि ओबेसिटी या बैरियाट्रिक सर्जरी एक रेस्क्यू थेरेपी बन के हमारे सामने आई है। ओबेसिटी सर्जरी न सिर्फ वेट लॉस करती है बल्कि जीवन भर आपके वजन को हेल्दी लिमिट्स में भी रखती है। अब जरा देखते हैं कि किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है ये सर्जरी। अपने शरीर के बीएमआई से हम यह बात आसानी से जान सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका बीएमआई 37.6 से ज्यादा है या बीएमआई 32.6 से ज्यादा है और मोटापे की वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, या एक्सेस वेट 30 किलो से ज्यादा है और डाइट एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं हो रहा, ये सभी ओबेसिटी सर्जरी के लिए सूटेबल है। और ओबेसिटी सर्जरी सबसे आसान और सुरक्षित रूप से करवाई जा सकती है जोधपुर 4 रास्ता के पास स्थित द्वारका क्लिनिक में। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। 10 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अविनाश टांक शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अपने करियर में कई ओबेसिटी सर्जरी कर चुके डॉक्टर टांक अब द्वारका क्लिनिक के माध्यम से हर उम्र और लिंग के लोगों को मोटापे से छुटकारा दिला के स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। तो अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन। Hello everyone, myself Sudha Agarwal. I am a soft skill trainer, certified soft skill trainer since 2015 and today's moderator. I would like to tell you about Dr. Avinash Tak, who is specialization is gastrointestinal surgeon, and I would like to inform you about his webinars and thereafter about Dr. Avinash Tak. Yes, shall we go ahead, sir, with screen? Yes. About his webinar, I would like to tell you that हम लोग यहाँ पे 15 दिन में भी organize fortnight webinars, and that is every Wednesday, and time is around 4 to 5 p.m. And thereafter we also solve the question answers. And first webinar we already completed, that was on 9/12. Second is today about obesity and acidity, and thereafter the series go on. You can all see, and he's also specializing in liver and laparoscopic gastrointestinal surgeon, cancer and obesity surgeon. He is practicing this since 2009.
He practiced as Asian Bariatrics in 2009, Shelby Hospital 2010, and now working at Dwarika Clinic, his own clinic 2017, since 2017. डॉक्टर अविनाश जी के लिए बोलना यानी सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर है, लेकिन कुछ संक्षिप्त में आई विल लाइक टू टेल यू इन ब्रीफ about his achievements. He is having a super specialist in liver and gastrosurgeon, experience of more than 15 years, performed more than 1,000 surgeries, and he has a rich experience and trained from best center of India, from SGPGIMS, Lucknow, India, SMS Medical College, Jaipur. Next, trained from best center of abroad, Nagoya University, Japan, Asian Medical Center, Seoul, South Korea, and having an experience of advanced fellowship, liver transplantation fellowship, South Korea, advanced pancreatic surgery fellowship, Japan, bariatric fellowship, IASG, India. He is also a recipient of international awards such as Japan Surgical Society, World Congress of Cancer, Spain, European Association, IHPBA, Greece, United European Gastroenterology Federation, London. And these are all his rewards which he achieved. And the recent and latest award he received by CM of Gujarat, Honorable Shri Nitin Patel. You can also connect with him at WhatsApp. The following number is there. You can note down that, and Facebook page Obesity Doctor, YouTube Weight Loss with Obesity Doctor. So let's join me, help me, and Obesity and Acidity GERD. So help me in welcoming our today's speaker and Dr. अविनाश टांक. सेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए जो इतने उत्साह से आए हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले यह है कि आप लोग इसको पेशेंटफुली सुने और लास्ट के 10 से 15 मिनट आपकी सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा. थैंक यू सुधा जी. गुड आफ्टरनून टू ऑल द ऑडियंस. They have joined us to listen about the obesity and acidity. We all know acidity is a very common problem. Every fifth person is affected across the globe with the acidity. And obesity is one of the risk factors that aggravate or worsen the symptoms of acidity. So in our series of webinars, today I will discussing one of the complications of obesity, that is acidity, in today's presentation. So what is the acidity? Acidity is also medically labeled as reflux, means backflow of the acid. It is also labeled as a full form is gastroesophageal reflux disease, that also nicknamed as GERD. So GERD, reflux or acidity, they are synonymous with each other. Question answer. So what is the acidity? In simple word, it is a backflow of acid from stomach to the food pipe, that is the esophagus. Normally our stomach produces good amount of acid in a liters. This acid is very useful for our food digestion. But when the acid comes back into the food pipe, it gives rise to the problem in terms of burning sensation in the chest, or that is known as the classical symptom of the acidity is heartburn. The heartburn does not have anything to do with the heart, but yes, it is a feeling of burning in the center of the chest. Like you can see in the picture, person is holding his hand in the center of the chest. It means he is feeling burning sensation in the chest. Sometimes when these symptoms are more or frequent or persistent, then you may feel that early in the morning when you get up, the acid is coming into the mouth. So acid means sour fluid, खट्टा पानी जैसा liquid, it comes into the mouth. Or especially you are doing the brush, cleaning your tongue, that time symptoms are more perceived by sufferer. So the common symptom of the acidity is heartburn, burning sensation into the chest or upper abdomen. This person
don't have other symptoms in terms of pain, vomiting, or any other thing. If these are symptoms are associated with the acidity, they may indicate the complications of the acidity. So acidity commonly identified by the symptom as a heartburn. And I want to explain you how acidity symptoms develops. So on the left side, you can see the diagram. It's a picture of the stomach. Whatever we eat, it goes through this food pipe into the stomach. And there is a wall in between. This wall opens only during when we eat or drink something that goes from food pipe, esophagus to the stomach. Otherwise, it gets closed. There is also at a wall at the distal part of the stomach. It usually remains closed. So once we eat the food or drink any liquid, the stomach works like a grinder to crush the food, whatever we eat or drink. Now you can see on the right side the picture of the grinding wash machine. So just presume you want to grind any fruit or any vegetables in the grinder machine, and you have to keep the lid compressed or pressed so that content should not spill out. Similarly, our stomach and food pipe has the wall over here. So this wall is working efficiently to prevent the backflow of the acid. So acid and food, they get mixed and the process of digestion starts. But if this wall is weak, wall between the food pipe and the stomach is weak, the reasons are many. In that case, when the process of grinding starts, food or acid will come back to the food pipe. So that is where the problem lies. So this is because of weak wall, either acid or the food with the acid will come back through the food pipe. It may come into the mouth, we may feel the vomiting. If it may come into the throat in that way. So that is the main function of the stomach. And if the stomach wall is weak, we will have the symptom of heartburn. So this is a very common symptom. If you consult a doctor, he can easily identify your problems. But there are some unusual presentation as well. In those cases, when we extensively study this person, the underlying cause is a reflex. Like someone who is having the cough but not responding to conventional medical treatment, despite giving all best treatment to him. In that case, the reflex can be the cause of that. So what happens? The acid comes from stomach to the food pipe, then through the throat it goes in the windpipe. So once the acid goes in the windpipe, it irritates the windpipe and we have the cough as a symptom. So until unless we treat the acid going into the windpipe, our symptom will not improve. So similarly, this patient present with us as a cough. Some person may have the sinus problem or someone may have the dental issues because acid coming into the throat or in mouth, it damages the teeth. So that way dental issues are exacerbated. So you can understand now the reflex not only causes the heartburn, but sometimes... Dr. Saab, I would like to interrupt. I think so you can use both language. Okay, ma'am. Okay, because we have... तो जैसा कि एसिड जो स्टमक से फूड पाइप में जब आता है तो नॉर्मली वो स्टमक के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से एसिड और खाना दोनों फूड का डाइजेशन करते हैं. लेकिन अगर फूड पाइप और स्टमक के बीच का अगर वॉल कमजोर है तो जैसा कि देखा ग्राइंडिंग मशीन में लिक्विड बाहर आ सकते हैं, उसी तरह के स्टमक से फूड या एसिड वापस बाहर आते हैं और बाहर वो फूड पाइप में आते हैं और फूड पाइप आने की वजह से अपने को तकलीफ देते हैं, जिसमें जैसे कि चेस्ट में जलन का होना, कुछ लोगों में खांसी होती है जो आराम नहीं मिलता है और उसका कारण भी एसिड होता है. ये एसिड फूड पाइप से होता हुआ श्वास की नली में विंड पाइप में चला जाता है और जिस वजह से खांसी आती है. इस तरह से अगर ये एसिड मुंह में आएगा तो अपने टीथ को भी परेशानी करता है, जिससे डेंटल इश्यूज होते हैं. तो इस तरह से रिफ्लेक्स न केवल से आपको चेस्ट में जलन या हार्ट बर्न का सिम्टम देता है, बाकी कफ, साइनस और डेंटल इश्यूज भी देता है. So there are commonly 4 common reasons for the acidity.
मैं आपके साथ सिर्फ 4 मुख्य कारण के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है। तो पहला कारण है वीक वॉल, यानी फूड पाइप और स्टमक के बीच का अगर वॉल कमजोर है तो ये एसिडिटी प्रॉब्लम होती है। आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं कि ये फूड पाइप है, ये वॉल है जो बंद है, और ये स्टमक है, इसमें खाना और एसिड दोनों है जो डाइजेशन होता है। तो अगर वॉल मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और नॉर्मली वर्क कर रहा है तो ये फूड और एसिड ऊपर फूड पाइप में नहीं जाएगा और नॉर्मल पर्सन को कोई तकलीफ नहीं होती है। बट अगर ये वॉल कमजोर हुआ है तो फूड या एसिड दोनों फूड पाइप में जा करके अपने को रिफ्लक्स से सिम्टम देंगे, जिसमें छाती में जलन, खांसी या डेंटल इश्यू, कई सारे इश्यूज अपने को हो सकते हैं। तो पहला कारण है स्टमक और फूड पाइप के बीच के वाल्व का कमजोर होना। दूसरा कारण है कि स्टमक का चेस्ट के अंदर मूव हो जाना। आप लेफ्ट साइड डायग्राम में देखेंगे, ये एक पार्टीशन बना हुआ है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, मसल्स का बना हुआ होता है। ये अपने चेस्ट और टमी के दोनों के बीच का पार्टीशन है। चेस्ट के अंदर हार्ट होता है और लंग होता है, और टमी के अंदर अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। फूड पाइप इसी चेस्ट के थ्रू होता हुआ टमी में आता है, और ये जो पार्टीशन है डायफ्राम इसके थ्रू होता हुआ आता है। और करीब नीचे के 2 सेंटीमीटर ऑफ फूड पाइप और स्टमक ये टमी के एरिया में रहते हैं। ये नॉर्मल लोकेशन है ना। चेस्ट का प्रेशर नेगेटिव होता है, टमी का प्रेशर पॉजिटिव होता है। ये प्रेशर बैलेंस भी एसिडिटी को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोगों में ये जो डायफ्राम है उसमें डिफेक्ट बड़ा होता है। ये यूं कहें जन्मजात होता है, कभी कभी कुछ में ट्रॉमा की वजह से डेवलप हो जाता है। इस वजह से जो फूड लोअर एंड ऑफ द फूड पाइप और स्टमक जिसको कि टमी में रहना चाहिए, ये माइग्रेट होकर के ऊपर चेस्ट में चले जाते हैं। आप राइट साइड डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो चेस्ट में चला गया है। चेस्ट में जाने से नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर का बैलेंस था वो फर्क खत्म हो गया, और वॉल का फंक्शन था वो भी खत्म हो गया। अब इस तरह से फूड पाइप और स्टमक के बीच में कोई इफेक्टिव वॉल काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो भी अपन खाना खाते हैं वो खाना कभी भी अपने मुंह में आ सकता है। जो एसिड स्टमक में बनता है वो भी कभी भी अपने फूड पाइप के थ्रू अपने मुंह में आ सकता है और अपने को फ्रिक्वेंटली सिम्टम एसिडिटी के दे सकता है। तो ये सेकंड कारण था, और इस बीमारी को हम कहते हैं हाइटस हर्निया, यानी हाइटस के थ्रू डायफ्राम के छेद के को हाइटस कहते हैं, इसके थ्रू हर्निया बन गया है। ये इंटरनल हर्निया है जिससे अपने को तकलीफ होती है। एसिडिटी का तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूंगा वो है इन्फेक्शन। स्टमक में एक स्पेशल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की वजह से न केवल स्टमक में स्वेलिंग होती है बल्कि वो भी वॉल को वीक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो एसिड ज्यादा अपने फूड पाइप आने की संभावना बनती है। इस बैक्टीरिया का नाम एच पाइलोरी है। और फोर्थ कारण जो काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ हमारे एक्सपीरियंस से हमने ऐसा देखा है, वो है कि फूड पाइप और फूड बैग स्टमक के मुंह पर कैंसर का आना, और कैंसर होने की वजह से वॉल आराम से काम नहीं कर सकता और वॉल पूरा बंद नहीं हो सकता है। इसलिए एसिड और फूड दोनों स्टमक से फूड पाइप में जाएंगे और फिर वो जलन जैसा सिम्टम अपने को देने लगेंगे। तो मैं समराइज करना चाह रहा हूं कि 4 कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। अपना वॉल का कमजोर होना, हाइटस हर्निया जिसमें स्टमक का चेस्ट में मूव कर जाना, या स्टमक का इन्फेक्शन का होना, या स्टमक के वॉल पे कैंसर का तरफ से ब्लॉकेज होना। अब नया कारण है जो भी एक एसिडिटी का कारण बना है, और जैसा कि मैंने वेबिनार का टाइटल भी यही रखा कि ओबेसिटी एंड एसिडिटी, इन दोनों में काफी लिंक है। जो लोग ओबेज होते हैं उन लोगों में एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इसका वजह ये है कि जैसे अपना वजन बढ़ता है टमी पे प्रेशर पड़ता है, तो अपनी टमी का प्रेशर डेफिनेटली स्टमक पर प्रेशर भी ऐड करेगा। जैसे स्टमक पर प्रेशर ऐड होगा तो नेचुरली जो वॉल्व है उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो जैसे बैक प्रेशर बढ़ता है उस तरह से वॉल्व धीरे धीरे वीक जैसा होने लगता है और एसिड स्टमक से फूड पाइप में जाने लगता है। इसलिए वेट कम करने से फायदा मिलता है। ओबेस लोग में मेडिकल ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव होता है, इसलिए एसिड के सिम्टम में पूरा उनको आराम नहीं मिलता है,
और अगर एसिडिटी के सिम्टम्स में पूरा आराम नहीं मिले तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ डेवलप होने लगता है। शुरू में तो एसिड की वजह से जलन होने लगती है, लेकिन जलन अगर वो ज्यादा रहे, हर रोज रहे, पूरे हफ्ते भर रहे, महीने भर रहे, तो जैसे अपने स्किन पे जलन होती है, अगर जलन का केयर नहीं करें तो वहां अल्सर बन जाता है, घाव बन जाता है। ठीक इसी तरीके से अपने फूड पाइप में भी एसिड की वजह से पहले स्वेलिंग आती है, बाद में उसमें अल्सर बनने लगता है। अल्सर का पेन काफी ज्यादा होता है, परेशानी वाला होता है। अल्सर बनने के बाद वहां से खून का रिसाव भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें आपको खून की वॉमिटिंग हो या स्टूल ब्लैक कलर का है, ऐसा भी हो सकता है। और जब ये अल्सर और स्वेलिंग का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, तो हाँ, जब हीलिंग प्रोसेस होती है तो हीलिंग होने की वजह से फूड पाइप और फूड वे का जंक्शन वॉल वाला है, वहां पर नेरोइंग होने लगती है, वो सिकुड़ने लगती है। और जैसे वो सिकुड़ने लगती है तो अपने को खाना खाने में, जो खाना लेते हैं पीने में भी दिक्कत आती है, खाना स्वेलिंग करते हैं तो वो अंदर उतरता नहीं है। और लंबे समय तक ये परेशानी अगर बनी रहती है तो कुछ लोगों में ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए एसिडिटी का टाइम से कंट्रोल करना जरूरी है। ओबेसिटी एक ऐसा फैक्टर नया सामने आया है जो इन सिम्टम्स को ज्यादा खराब करता है, वर्सन करता है, और ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी उन लोगों में कम अच्छा होता है। इसीलिए अगर अपन उनके प्रिवेंशन पे ध्यान दें तो अपने डेफिनेटली फायदा मिलता है। ये तो आप जानना चाहेंगे कि रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि समाज में हर 5th पर्सन इस सिम्टम से, एसिडिटी से सफर हो रहा है। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो आप खुद ये एहसास होगा कि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब जलन होती है, तो अपना काम करने में मन नहीं लगता है, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज हो जाता है। चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, और चाहे वो जॉब, कोई सा भी काम हो। आप जब काम करने में फोकस नहीं कर सकते क्योंकि आपके चेस्ट में जलन हो रही है, गैस की तकलीफ हो रही है, बार बार कोई लिक्विड मुंह में खट्टा आ रहा है, आपका अटेंशन डाइवर्ट करता है, तो इस तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, आप काम में फोकस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। और उसके साथ में ही दूसरा रीजन, जैसा मैंने पहले भी हाईलाइट किया, अगर अपन रिफ्लेक्स को टाइम से पूरी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होने लगते हैं। मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अपने को जैसे स्वेलिंग होती है तो उसमें सूजन आने लग जाएगी, उससे फिर अल्सर बनेगा, अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग का और अल्सर का जब हीलिंग प्रोसेस होने लगता है तो वहां पर सिकुड़न होने लगती है। अगर सिकुड़न होने लगेगी तो अपना खाना और पानी नीचे उतरने में समय लगेगा, अपनी वॉमिटिंग बार बार होने लगेगी, और कुछ केसों में वो कैंसर में भी बदल सकता है। तो सारे कॉम्प्लिकेशन चिंताजनक है, इसलिए एसिडिटी का समय पर रहते हुए ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो आपको मन में विचार आ रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जब अपने को पता चल जाए कि अपनी प्रॉब्लम ऊपर जो 4 कारण बताएं उनमें से हैं, तो अपने पास उनका सॉल्यूशन भी है। और मैं आपके साथ इस सॉल्यूशन को 2 हेडिंग में डिस्कस करना चाहूंगा। एक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपने लाइफस्टाइल, खान पान के तरीके में बदलाव करें तो काफी हद तक आप इस बीमारी से, इन सिम्टम से रिलीफ पा सकते हैं। और दूसरा है, अपन जो उनके कारण है उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें और उनको ट्रीट करें। तो अभी डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है। पहला, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से वॉल्व में कमजोरी आती है, अल्कोहल फूड पाइप में आ जाता है। इसलिए अगर अपन पलंग का सिर वाले हिस्से को 45 डिग्री पर टिल्ट करके ऊंचा कर दे तो एसिड का ब्रेक होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके लिए हमें अपने बेड के सिर वाले हिस्से के नीचे करीब 6 इंच का एक वुडन ब्लॉक लगा सकते हैं, ब्रिक लगा सकते हैं, और बेड को ऊंचा करें तो फायदा मिलेगा। अगर बेड को ऊंचा करीबन आप चाहो सिर्फ पिलो लगा के करो तो उससे उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ अपना एम क्या है, अपना चेस्ट और अपर टमी ये पूरा टिल्टेड होना चाहिए। पिलो से सिर्फ अपना नेक एंड हेड ही टिल्ट होता है, इसलिए उसमें पूरा फायदा नहीं मिलता है। लंच या डिनर लेने के बाद में कभी सोना नहीं चाहिए। लंच और डिनर लेने के बाद में
कम से कम हाफ एन आवर या 1 आवर तक आपको बैठे रहना चाहिए या वॉक पे जाना चाहिए। वॉक पे जाने से 2 फायदे मिलेंगे। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट भी कम होगा, डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा। इसलिए खाने के बाद लेटे नहीं, बैठें या वॉक करें। खाना धीरे धीरे खाएं, खाने को अच्छे से च्यू करें, चबाएं, फिर उसको स्वेलो करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि अपन खाना जब धीरे धीरे खाते हैं तो अपना स्टमक धीरे धीरे फिल होने लगता है, और धीरे धीरे फिल होने से ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि अपना स्टमक फुल हो रहा है। अगर अपन खाना जल्दी खाएंगे तो अपन खाने की मात्रा ज्यादा खा लेते हैं और ब्रेन से सिग्नल धीरे से आता है, थोड़ा समय लगता है कि अपना स्टमक फुल हुआ कि नहीं हुआ है। इसलिए खाना धीरे खाने से टाइमली ब्रेन से सिग्नल मिलेंगे अपने को, और अपन पेट में ज्यादा नहीं भरेंगे, अपना ओवर ईटिंग से बचाव होगा। तो इसके भी 2 फायदे हैं, अपना एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सोल्व होगा, साथ में अपना वेट गेन भी नहीं होगा। साथ ही खाना थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, यानी आपकी जो डाइट है उसको पूरा एक साथ में नहीं खाएं। मैं कहना चाहूंगा उसको करीब 50-60% तक एक बार में खाएं। खाना कम खाने से कई सारे फायदे हैं। जैसे ही खाना कम खाया तो स्टमक में जो एसिड अवेलेबल है वो एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में काम आ जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्स होने के लिए एसिड अवेलेबल नहीं होगा। हर कुछ समय बाद में, हर 2-3 आवर्स के बाद में फिर और छोटा सा आइटम आप खा सकते हैं, फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसा कोई भी खा सकते हैं, हेल्दी फूड खा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं फूड के द्वारा, ताकि एसिड अब बैक फ्लो करने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा। तो खाना धीरे धीरे खाएं, बार बार खाएं, स्लोली खाएं और खाने को अच्छे से चबाएं। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ तरह के फूड ऐसे होते हैं जो एसिडिटी के सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड ट्रिगर है ये, और इसके आप खुद ही गवाह हैं अपने लिए। जो खाना खाने से आपको लगता है कि आपका एसिडिटी का सिम्टम ज्यादा बढ़ गया है, वो फूड आपके लिए ट्रिगर है। उस फूड का आप डायरी में मेंशन करें, लिख के रखें और उस फूड को अवॉइड करें। कॉमनली जो फूड ट्रिगर जो एसिडिटी के लिए बढ़ाते हैं वो फूड है फैटी और फ्राइड फूड्स, अल्कोहल, चॉकलेट और टी, कॉफी। तो इन फूड का सेवन यूज कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि अपने एसिडिटी के सिम्टम्स को कम कर सकें। जो लोग टाइट क्लोथ्स पहनने के शौकीन हैं और अगर उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को लूज क्लॉथ पहनने से भी फायदा काफी मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर टमी पे प्रेशर होगा तो वो इनडायरेक्टली स्टमक पे प्रेशर जाएगा और वो वॉल को प्रेशर डालेगा और इससे एसिड का बैक फ्लो होगा। ठीक उसी तरीके से अगर टाइट क्लोथ होंगे तो वो टमी को टाइट करेंगे, पेट पे प्रेशर आएगा और वो चीज को सिम्टम्स को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसलिए अपन लूज क्लॉथ पहने। इवन ऑफिस आवर्स के अंदर ही अपने गारमेंट्स अगर कंफर्टेबल हो, टाइट नहीं हो, तो आपको सिम्टम्स में काफी फायदा मिलने लगेगा। और आखिर में जैसा मैंने बताया कि ओवरवेट की वजह से भी और एसिडिटी के सिम्टम ज्यादा बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स कम आता है, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए वेट कम करना चाहिए और वेट कम करने से एसिडिटी नहीं, आपका ओबेसिटी के साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे और आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपको समराइज करना चाह रहा हूं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कौन कौन से करने चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं लेना चाहिए, अपने बेड के सर वाले हिस्से को नीचे ब्रिक लगा के ऊंचा करना चाहिए, खाना खाते के बाद तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, बार बार खाना चाहिए, जो फूड ऐसे वो ट्रिगर करते हैं उन फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने को टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए और अपना वजन कम करना चाहिए। तो ये थे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं की मैंने आपसे अभी तक, और मैं चाहता हूँ आप अगर देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ये पॉइंट काफी हेल्पफुल है आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, तो हमें उनको ट्रीट करना होता है, उनको सिम्टम रिलीफ देना होता है, और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि उनको एसिडिटी के कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो। तो इसके लिए 3 कैटेगरीज की मेडिसिन अवेलेबल है। द कॉमन मेडिसिन है एंटासिड्स, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है।
मैं जानता हूँ कि हर घर में एंटासिड आसानी से अवेलेबल है। अपनी होम रेमेडी भी एक तरह से एंटासिड का ही काम करती है। ये एंटासिड एसिड के फंक्शन को न्यूट्रलाइज करती है और इससे अपने को सिम्टम में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो ये मतलब फर्स्ट एड की तरह काम लेना चाहिए और इससे आपको तुरंत रिलीफ मिले। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो इसका मतलब आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं और हमें ट्रीट करने के लिए उनको एसिड प्रोडक्शन की संबंधित मेडिसिन देनी होती है। तो इससे दो मेडिसिन है जो एसिड प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। एक कैटेगरी की मेडिसिन है जो एसिड प्रोडक्शन को कम करती है और दूसरा कैटेगरी का मेडिसिन है जो एसिड प्रोडक्शन को टाइम बीइंग के लिए ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है। और हम इनका अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उन्हें हम यूज करते हैं। फोर्थ कैटेगरी मेडिसिन है वो वेल को, स्टमक और इसोफेगस के बीच के वॉल को थोड़ा स्ट्रेंथन देती है, थोड़ा ताकत देती है जिससे वो टाइट ज्यादा रहे। हम वो मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम एसिड को सप्रेस करने की मेडिसिन यूज करते हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या ये मेडिसिन यूज करना सेफ है, क्या एसिड को सप्रेस करना सेफ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दें, यस और नो, आपकी क्या ओपिनियन है। क्या एसिडिटी के लिए कंट्रोल करने के लिए एसिड सप्रेस करना सेफ है। यस, बहुत अच्छे जवाब आए, लोगों ने मिक्स ओपिनियन दिया है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि एसिड अपने फूड डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लिक्विड है, इंपॉर्टेंट टूल है और ये इतना जरूरी है, ये अपने शरीर के लिए डिफेंस का काम करता है, ये अपने शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। अपने शरीर में जो भी अपन को खाते हैं उसके बाद दो तरह के डिफेंस ऑर्गन है। एक टॉन्सिल, अगर कोई इन्फेक्शन वाली चीज अपने मुंह में होती है तो टॉन्सिल उसको रोकने का पूरा प्रयास करता है, तो टॉन्सिल डिफेंसिव ऑर्गन है। और अगर कोई बैक्टीरिया अगर अपन खाने के साथ पानी के साथ अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं तो अल्टीमेटली वो स्टमक में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और स्टमक में जाने के बाद स्टमक में एसिड होता है, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसका पीएच 4 से भी कम होता है और ये बैक्टीरिया को 15 मिनट के अंदर मार देता है। तो आप ये सोचिए अपन कुछ भी खाते हैं लेकिन बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अपने को सेफ रखता है और उसका सेफ्टी का जो टूल है, जो डोमेन है, वो एसिड है। ये एसिड अपने लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा काम करता है ये। पर अब यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है, अब ये एसिड अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है, स्पेशली उन दर्दियों में, उन पेशेंट में जिनको इसकी वजह से वॉल कमजोर होने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से सिम्टम्स आने लगे हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है जो डॉक्टर कि हम पेशेंट के सिम्टम्स से रिलीफ दें और इस एसिड की प्रोडक्शन को कम करें, मेडिसिन का यूज करें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एसिड शरीर के लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए हम इन मेडिसिन को लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं। हम ये मेडिसिन कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक देते हैं, सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आने के बाद इनको धीरे धीरे बंद कर देते हैं और ये मेडिसिन हम लंबे समय के लिए सलाह नहीं देते हैं। इन मेडिसिन को लंबे समय तक यूज करने के बाद कई सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आते हैं। मैं ये कहूँगा ये एलोपैथी का एक ब्यूटी है कि इसकी जो भी मेडिसिन जब क्लिनिकल यूज के लिए आती है तो पूरी बात होती है इसका सेफ्टी मार्जिन कितना है, कितने डोज में इसको यूज करना चाहिए, कितने समय तक यूज कर सकते हैं और उसके आने वाले साइड इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं। तो इतनी जानकारी होने के साथ हम इसको सिर्फ सिम्टम रिलीफ करने के लिए यूज करने की सलाह देते हैं और वो भी कम समय के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि जिनको सिम्टम ज्यादा है वो क्या करें। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लाइफस्टाइल के जो 7 पॉइंट्स बताए हैं, अगर हम उनको सच्चे मन से सिंसियरली उनको फॉलो करें तो अपन अपने एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को बिना मेडिसिन के भी काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। और फिर अगर कभी कभी किसी पर्पज के बाद में, किसी ओकेजन के बाद में अपन को एसिडिटी सिम्टम्स होते हैं
तो अपन कुछ डेज के लिए मेडिसिन लेकर के अपनी तबीयत को अच्छा रख सकते हैं। अगला ऑप्शन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, रूट कॉज सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिडिटी के भी कुछ कारण हैं और उनको आपको सोल्व करना चाहिए। ये कारण आपको समझाने से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूं। एक सीलिंग है जिसके ऊपर सीपेज का एरिया है, वाटर सीपेज यहां पर हो रहा है। तो इस सीपेज को रोकने के लिए क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें इस सीपेज एरिया पे प्लास्टर लगाना चाहिए या हमें इस सीपेज एरिया में होने वाली पाइपलाइन से जहां सीपेज हो रहा है उसकी रिपेयर करनी चाहिए? मैं समझ रहा हूं कि आप लोग सोच रहे हैं कि इसका पाइपलाइन को रिपेयर करके सीपेज को बंद करना चाहिए। सिंपल प्लास्टर लगाने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सीलिंग में सीपेज का वजह पाइपलाइन से होने वाला लीकेज है। तो जब तक आप रूट कॉज को सॉल्व नहीं करोगे, अपना सॉल्यूशन टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से एसिडिटी के जो मैंने आपको कारण बताए हैं, उन्हीं कारण का मैं आपको ट्रीटमेंट बताना चाह रहा हूं, ताकि अपन उसके रूट कॉज को एड्रेस करें और उसका सॉल्यूशन दें। तो पहले कारण मैंने बताया था कि अपने फूड पाइप और फूड बैग के बीच, स्टमक के बीच ये वॉल अगर कमजोर है, इसलिए अपने सिम्टम बने रहते हैं। इसको असेस करने के लिए हम एंडोस्कोपी टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि वॉल में वीकनेस थोड़ी सी है या बहुत ज्यादा है। जब वीकनेस बहुत ज्यादा होती है तो उसमें लाइफस्टाइल के बाद भी फायदा नहीं मिलता है पूरा, और मेडिसिन को हम लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसके लिए नया इलाज सर्जरी के रूप में हम उनको ऑफर करते हैं, जिसमें हम स्टमक से ही नया वॉल बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन देते हैं और उससे उनका एसिड के प्रॉब्लम के लिए क्योर मिलती है, समाधान मिलता है। जैसा मैंने बताया था कि अगर बनावटी तकलीफ की वजह से स्टमक और लोअर फूड पाइप अगर चेस्ट में चले जाते हैं, तो नेचुरल है हमें इसको वापस स्टमक में लेके आना है, डायफ्राम के नीचे लाना है, यहाँ ला करके इसको फिक्स कर देना है, और ये भी एक सर्जरी के द्वारा ही संभव है। तो हाइड्रस इंडिया के रिपेयर करना और नया वॉल बनाना इसी का पार्ट है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कारण जो मैंने बताया था वो था एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन होने की वजह से तकलीफ होती है, पर अच्छी बात यह है कि इस बैक्टीरिया को जड़ से हटाने का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, लेकिन एंटीबायोटिक देने से ये पूरा क्योर हो जाता है। हमें मल्टीपल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और यहाँ एक मैं आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि इस बैक्टीरिया से फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना भी है। आप चिंता ना करें, ये बैक्टीरिया अपने शरीर में पानी या खाने से आता है। हम इसको मेडिकली फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी किसी को इन्फेक्शन है, उसका स्टूल से पानी या सब्जियां कंटामिनेट हुई और वो सब्जी या वाटर बिना क्लीन किए अगर अपने शरीर में आ जाती है, तो स्टमक में आके इन्फेक्शन करता है। तो गुड हाइजीन, हेल्दी ईटिंग हैबिट से अपन इस बैक्टीरिया से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो न केवल अपन अपने आप को ओबेसिटी, एसिडिटी से दूर रख सकते हैं, बाकी फ्यूचर में कैंसर से भी इसका इलाज, इससे बचाव कर सकते हैं। और अगर एसिडिटी का कारण कैंसर है, ब्लॉकेज वॉल में कैंसर के डेवलप होने की वजह से हो रहा है, तो डेफिनेटली कैंसर की सर्जरी करने से न केवल कैंसर बाकी एसिडिटी का भी सॉल्यूशन हो जाता है। और आप सब जानते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा अपने आसपास में, परिवार के लोगों से, मित्रों के बीच में, कि अब कैंसर एक क्यूरेबल है। और कैंसर क्यूरेबल बाय सर्जरी, क्योंकि पेट से संबंधित कैंसर के हम सर्जरी के द्वारा क्योर कर रहे हैं, कर सकते हैं। जैसा कि टाइटल में मैंने बताया था कि ओबेसिटी और एसिडिटी में लिंक है, तो नेचुरल है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट भी हम डिस्कस करें। हमने प्रीवियस सेमिनार में इस बारे में डिस्कस भी किया था और हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वेट लॉस ट्रीटमेंट कंप्लीट
फिलोसफी के साथ आपको करना चाहिए, जैसा कि हम ये हमारे सारे पेशेंट्स को देते हैं ये, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज का करना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज में हमें एवरेज 3 से 5 किलोमीटर पर डे एटलीस्ट 4 to 5 days a वीक मूव करना चाहिए। आप फिटनेस फ्रीकर हैं तो आप जिम में जाएं, आप अगर वॉकर हैं, मैराथन में जाते हैं तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। लेकिन मेजोरिटी में लोग फिजिकल एक्टिविटी काफी कम करते हैं, तो मैं उनको छोटे छोटे टिप्स बताना चाहूंगा कि जिनको वो यूज करें और उनको हैबिट बनाएं डेली यूज के लिए, ताकि काम करते करते भी आपका फिजिकल एक्टिविटी का आपका एम मिल जाए आपको। तो जैसे कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप 3rd या 4th फ्लोर पर स्टेयर्स का यूज करें, लिफ्ट का यूज ना करें। आप अगर ऑफिस जाते हैं तो अपनी कार को एटलीस्ट 200-300 मीटर दूर पार्क करें, ताकि आपको पार्किंग का इश्यू नहीं मिलेगा और आपको वॉक करने का मौका मिलेगा। अगर घर में गेस्ट आते हैं, अपने गेस्ट आते हैं, आप खुद उनको रिसीव करने गेट तक जाएं और उनको छोड़ने के गेट तक जाएं। आप घर के छोटे मोटे कोर्स पे काम कर सकते हैं, ताकि आपका फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ता है ये, तो फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। फिर सेकंड कंपोनेंट है डाइट। वेट कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है खाने पे समझ से खाना। डाइट का मीन ये नहीं है कि आपको डाइट पे कटौती कर देनी है, खाना कम खाना है, खाना पेट भर के खाना खाना चाहिए। ब्लूटूथ मोड। आपको वो खाना नहीं खाना है जिससे आपको एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, वो खाना नहीं खाना जिससे आपका वेट होता है। तो एसिडिटी के बने फूड ट्रिगर्स के बारे में बताएं, वो आप हमेशा अवॉइड करें। और वेट कम करने के लिए आपके फूड में मिठाई स्वीट्स का यूज कम से कम होना चाहिए। आपके फूड में ऑयल, घी, तेल का यूज कम से कम होना चाहिए। घर से बाहर जो फूड होता है उसमें दोनों चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो शुगर रिच होते हैं, वो फास्ट फूड होते हैं, उनमें ऑयल भी ज्यादा होता है। तो यूजुअली घर का फूड मेजोरिटी फैमिलीज में, अपनी इंडियन फैमिलीज के अंदर रीजनेबल होता है। लेकिन मैं खाना जब बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो उस टाइम जो फूड सर्व करते हैं उसमें शुगर एंड ऑयल का अमाउंट ज्यादा होने से वेट गेन की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको ऐसा फूड यूज नहीं करना चाहिए। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां का यूज ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिएं, फ्रूट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का यूज रेगुलर करना चाहिए, जितना उतना करना चाहिए, ताकि आप भूखे नहीं रहेंगे लेकिन आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपको एसिडिटी में भी रिलीफ मिलेगा। कुछ लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर उनका डाइट और एक्टिविटी के बाद में वेट कम नहीं हो रहा है, उन्होंने पूरा प्रयास किया है, उनका वेट करीब 25, 30, 40 kg तक ज्यादा है, तो उन लोगों को अगर स्पेशल मेडिकल क्राइटेरिया से डिफाइन करने के बाद भी अगर वेट कम नहीं हो रहा है, तो हम प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद में, उनका बॉडी फिट एनालिसिस करने के बाद में, मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू करने के बाद में उनको सर्जरी का ऑप्शन देते हैं और सर्जरी करने से उनको फायदा मिलता है। और इन सब से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस पर्सन को वेट कम करना है उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और मोटिवेशन 1, 2, 3 महीने के लिए नहीं, 1, 2, 3 साल के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग का मोटिवेशन चाहिए होता है। जब मोटिवेशन होता है तो अपन ये तीनों एक्टिविटीज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और अपना वेट हमेशा कम कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारे पास क्वेश्चनर भी आए हैं कि हमने वेट कम किया है लेकिन हमारा वेट वापस बढ़ने लगा है। तो मैं ये कहूँगा आप अपना मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रखें। आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको मोटिवेट करते हो, आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिन्होंने वेट ज्यादा कम किया हो, अभी भी कर रहे हो, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और अपने मोटिवेशन लेवल को कभी कम नहीं होने दें और ये एक लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। जिस समय आपका मोटिवेशन कम होगा उसी के बाद आपका वेट गेन वापस होने लगेगा और जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। अगर ओबेस पर्सन है, उनमें एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उनमें सर्जरी के द्वारा फायदा दिया जाता है। सर्जरी में बाईपास सर्जरी करते हैं, इसमें स्टमक का साइज छोटा कर दिया जाता है और जो स्टमक साइज छोटा करके फूड पाइप से जोड़ बनाते हैं वो पार्ट एसिड नहीं बनाता है। तो एसिड बनाने वाला पार्ट स्टमक लोअर पार्ट होता है, इसलिए ये पाउच अलग से बन गया है, ये नया स्टमक अलग से बना हुआ है। तो इसके साथ एसिड ना बनाने वाले स्टमक से, छोटा स्टमक बनाने से वेट भी कम होता है और आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सोल्व होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि जहां एसिडिटी और ओबेसिटी के दोनों का प्रॉब्लम है,
उन सब में एक इलाज करने से, एक सर्जरी करने से या एक ट्रीटमेंट ऑफर करने से उनकी दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये कुछ सेलेक्टेड लोगों में हम पूरे एक्सटेंसिव जांच करने के बाद अगर पता चलता है कि इनमें एसिडिटी का प्रॉब्लम भी है और ओबेस भी हैं, जिनको डाइट एक्सरसाइज से फायदा नहीं मिला है, तो उनको इस ट्रीटमेंट से डेफिनेटली फायदा मिलता है। तो मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि ओबेसिटी एंड एसिडिटी दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, दोनों डिजीज प्रिवेंटेबल हैं। हम चाहें तो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और दोनों डिजीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दोनों को ट्रीट किया जा सकता है, दोनों को क्योर भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपका मोटिवेशन, आपका कमिटमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गेन कर सकें। तो यहाँ पर मैं मेरा टॉक फिनिश करता हूँ और मैं आपको इनवाइट करता हूँ, इस हमारी अल्टरनेट वेडनेसडे पे ये वेबिनार सीरीज चल रही है। तो अभी हमने एसिडिटी भी किया है, अब 6 जनवरी को हम गोल ब्लड स्टोन और ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस टॉक के बारे में अपने ग्रुप में शेयर करें। इसका वीडियो फेसबुक पे भी अवेलेबल है, हम अवेलेबल कराएंगे, आप शेयर करें और मैक्सिमम लोगों को आप इससे जोड़े ताकि वो लोग हेल्थ से संबंधित जानकारी लेने के लिए आए। व्हाट्सएप पे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन करें ओबेसिटी डॉक्टर, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। अपना यूट्यूब चैनल है वेट लॉस विद ओबेसिटी डॉक्टर, इसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे। तो क्या घर बैठे अपना वेट कम करने के तरीके, साइंटिफिक तरीके जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एफिकेशियस है, उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और आप न केवल वेट कम करेंगे और अपने एसिड का भी सॉल्यूशन पाएंगे। तो सुधा जी मैं ये रुकता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि काफी लोगों की समस्या आपके इस 40-50 मिनट्स वेबिनार द्वारा हल हो चुकी होगी, क्योंकि आपने बहुत ही सरलता से एक आम लोगों की लैंग्वेज में बात करी है, तो सभी के दिलो दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से उतर गई होगी। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यद्यपि वो इस समय इस तरह की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो इन चीजों का उपयोग लें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बहुत ही एथिकल वे में आप गए हैं। आपने जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात की है वो मार्वेलस है रियली। अगर लोग उन्हें अपनाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही बात सराहनीय लगी आपकी डॉक्टर साहब। और दूसरा, मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि यद्यपि वो इस तरह की किसी भी समस्या से न जुड़े हैं, उनको नहीं है और हम नहीं चाहते हैं, भगवान करे उनको ना हो, लेकिन उनके आस पड़ोस नियर एंड डियर वंस में इस तरह की कोई भी समस्या हो तो वो जरूर हम तक पहुंचाएं और हमारे वेबिनार से कनेक्ट कराएं, हमारे फेसबुक सेशन से उन्हें लाइव सुनवाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम नेकी का होगा हमारे समाज के लिए, जहां तक मैं समझती हूँ। सही बात है डॉक्टर साहब? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सुधा जी आपने। हाँ जी। अब हम कुछ प्रश्न आए हैं, क्या हम उसको रिलेट करके थोड़ा सा लोगों का सॉल्व करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तो क्या शेयर कर सकती हूँ आपके साथ? जरूर बताएं आप। कुछ रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो ओबेसिटी के रिलेटेड हैं और वो लोग चाहते हैं कि उसका शॉर्ट कोई फॉर्मूला बताएं कि कैसे उससे क्योर किया जाए। और वेट तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन बाद में उसको मेंटेन भी कैसे किया जाए। सुधा जी, जैसे भी मैंने लास्ट में कहा कि वेट कम करने का शॉर्ट है अपना मोटिवेशन। बिल्कुल। मैं उससे भी एक कदम पहले ये कहना चाहूंगा जी कि अपन को ये ध्यान रखना है कि अपना वेट बढ़े ही नहीं। अगर आज आपका वेट ज्यादा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके फैमिली मेंबर्स का वेट अभी से बढ़ना कम हो, वो वेट बढ़े नहीं। इसके लिए हेल्थ लाइफस्टाइल को अपनाना, आजमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल दिखने में अच्छी है पर हेल्थ के लिए 100% डेंजरस है जी। तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि फैमिली के मेंबर्स का वेट अभी से नॉर्मल रहे, वो वेट गेन के शिकार नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। नंबर टू, अगर जिनका वेट बढ़ा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है खुद के लेवल पे कि वो उसको नॉर्मल रेंज में लेके आए। और जैसे मैंने बताया कि डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन, और मैं इसमें मोटिवेशन को सबसे पहले आगे रखना चाहूंगा
कि आपका मोटिवेशन जितना स्ट्रोंग होगा और जितने समय तक रहेगा, और मैंने जिक्र भी किया है कि ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, जितना स्ट्रोंग रहेगा उतना आपका वेट मेंटेन रहेगा। ये तो ऐसा ही है, हाईवे पे जब कार ड्राइव करते हैं ना, तो होर्डिंग पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। तो इसलिए ऐसा ही है कि अपने ओवरवेट में वेट कम करने की जर्नी में मोटिवेशन कभी कम नहीं करना है जी। और मोटिवेशन के लिए दो चीज का ध्यान रखना है, अपने को फिजिकल एक्टिविटी हमेशा कुछ ना कुछ करनी है। इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा अपने को सोचना है खुद के लिए कि मैं रोज अपने करीब 3 से 5 किलोमीटर कैसे वॉक कर सकता हूँ। नॉर्मली इतना वॉक करने में 1 आवर का टाइम लगता है, आज की मॉडर्न लाइफ में लोग इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने काम करने के तरीके, जैसे कि स्टेज का यूज ज्यादा करें, अपने काम आसपास जाके कुछ सामान परचेज करने जाना है तो खुद वॉक करके जाएं, व्हीकल लेके नहीं जाएं, अपने व्हीकल्स को अपने डेस्टिनेशन से 200-300 मीटर दूर पार करें ताकि अब इतना आपको चलने का मौका मिले। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज को अगर अपन रूटीन लाइफ में बना लेंगे तो अपना मोटिवेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। और खाने के लिए मिठाई और घी तेल तली हुई चीज घर से बाहर आप ना खाने का कमिटमेंट खुद से करें। अब तो न्यू ईयर भी आने वाला है, सब लोग रेजोल्यूशन भी लेने वाले हैं, तो इसमें क्या है कि हमें ये चीज बाहर की नहीं खानी है। और मुझे लगता है कि लॉकडाउन से लोगों को भी एक्सपीरियंस भी हो गया है कि बाहर का अनहेल्दी फूड अपने लिए एसेंशियल नहीं है, घर का सिंपल फूड अपने लिए अच्छा है और अपने 6-8 महीने का समय बिताया भी है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर अपन मन में लेके बैठेंगे यानी मोटिवेशन रखेंगे तो ये शॉर्ट है, आपका वजन अगर बढ़ा है तो कम हो जाएगा और जो नॉर्मल वेट वाले लोग हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। जी, तो मैं समझती हूँ डॉक्टर ध्रुति बचेश, डॉक्टर राठौड़, डॉक्टर शाहनवाज खान पठान जी का ये ओबेसिटी के रिलेटेड काफी समस्या और उनको पूरा सुझाव अच्छे से मिल चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, अहमदाबाद से है ये, और जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो है कि डज ओबेसिटी इंक्रीजेस एसिडिटी? आई थिंक सो यू हैव कवर्ड दिस इन सेमिनार। यस, दिस वाज द टॉपिक ऑफ द सेमिनार कि ओबेसिटी से एसिडिटी के सिम्टम ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कंबाइन एक थीम बना के हमने प्रेजेंट किया है और आपने अटेंड किया। मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई है और आपका जो भी कारण है आपने वेट कम करने के रीजन को आइडेंटिफाई करें और उसको कम करने के प्रयास करें। हम आपकी जर्नी में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू डॉक्टर गुंजन जाधव, आपने प्रश्न किया, मुझे आशा है पूरी कि डॉक्टर साहब के जरिए आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष मिश्रा जी का, दिल्ली से है ये, और पूछ रहे हैं कि हाउ टू रिड्यूस द टमी। सो टमी इज सॉर्ट ऑफ ओवरवेट, एक ओवरवेट ही अपना है ये जी। और यानी वही बातें जो मैंने पहले भी बताई है कि अपना डाइट में हेल्दी फूड खाना है जिसमें शुगर और फ्राइड फूड का अमाउंट कम से कम हो। डेली फिजिकल एक्टिविटीज हमें करनी है। आप अगर फिटनेस सेंटर जाना चाहते हैं तो वहां भी जाएं, लेकिन ये दो चीज का अगर आप यूज करेंगे और उनको रेगुलर मेंटेन करेंगे, आपका मोटिवेशन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका 3 से 4 महीने में टमी आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल। गायत्री मिश्रा जी पूछ रहे हैं, गायत्री कश्यप जी पूछ रहे हैं, कानपुर से है ये, हाउ टू प्रिवेंट जेनेटिक ओबेसिटी। जेनेटिक ओबेसिटी प्रिवेंट करना इज आई वुड से प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्यों वो जेनेटिक मीन्स वो चीज अपने जीन में है। सो फार मेडिकल साइंस इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन टू ऑफर अ ट्रीटमेंट एट जेनेटिक लेवल। अभी मेडिकल साइंस में ये रिसर्च चल रही है कि खराब जीन को कैसे बदला जाए और ओबेसिटी में भी कई सारे जीन्स की जानकारी मिली है। कुछ बीमारीज में उन जीन्स पे ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ है। उम्मीद है आने वाले समय में अपने इस ओबेसिटी के लिए भी अपने कारगर साबित हो। लेकिन मैं ये साथ कहना चाहूंगा कि जैसे अपने फैमिली में मेरा भाई कौन होगा मेरा बहन कौन होगा ये अपने हाथ में नहीं है, ये गॉड ब्लेसिंग है अपने को। ऐसे अगर ओबेसिटी अपने को मिली है वो ऐसी जेनेटिकली अपने को मिलती है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन उसको नॉर्मल लाएं, उस वेट को कम करें। बिल्कुल। तो कम करने के लिए अपन का वही 3 टूल जो हमेशा बोलता हूँ और आज रिमाइंड कर रहा हूँ, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड मोटिवेशन। ये घर के हर मेंबर में होना चाहिए, क्योंकि आप अगर यूं देखें तो आप लोग मेडिकल प्रॉब्लम के साथ बर्थ लिया है।
या आपकी फैमिली में वो बीमारी बहुत जल्दी आ गई है। तो जितना जल्दी आप वेट को कम करेंगे, आपकी फूड हैबिट बहुत अच्छी होगी, आप सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपका वजन कम रहेगा, आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो। सही है। तो जो चीज जेनेटिकली मुझे फादर से मिली है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं अपने खुद के एफर्ट से ओबेसिटी को कम कर सकता हूँ। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है पूरे फैमिली एफर्ट के साथ में। उसमें एक ही मेंबर नहीं, पूरे फैमिली मेंबर का फूड हैबिट एक जैसा होना चाहिए, उन सबको फिजिकल एक्टिविटी के बाहर जाना चाहिए। तो ये कंबाइंड एफर्ट करने से फरा फायदा मिलता है। जी सुधा जी। जी, विश्वनाथ चोटिया जी बीकानेर से पूछ रहे हैं, व्हेन आई ईट स्पाइसी फूड एसिड फॉर्म्ड इन माय स्टमक एंड सीवियर हेडेक अकर्स, इट्स हैपन ऑलमोस्ट डेली, हाउ कैन आई कंट्रोल दिस सिचुएशन? तो विश्वनाथ जी, आपने हमारा वेबिनार देखा है और उसमें मैंने ट्रिगर फूड के बारे में किया है और आप समझ गए हैं कि आप भी ट्रिगर फूड के शौकीन हैं और आप उस ट्रिगर फूड को, स्पाइसी फूड को आप अपने फूड से हटा दीजिएगा। आप जैसे ट्रिगर फूड को हटाएंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण टेलर सूरत से, I have constipation problem as I have to sit continue for work, mostly fat at stomach. नारायण जी, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करिएगा। काम करना सबकी जरूरत है, अपन 8 to 10 आवर काम करते हैं, अपन बैठे बैठे भी अपने लेग से मूवमेंट कर सकते हैं, अपन काम करने के बाद बीच में 2 आवर्स के बाद छोटा सा 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो अपना जो व्हीकल है उसको करीब 200-300 मीटर दूर पार्क करिए, थोड़ा वॉक पे जाइएगा, आप मॉर्निंग में वॉक पे जाइएगा और आप फूड हैबिट्स को कंट्रोल करें। जैसा कि मैंने अभी हाईलाइट किया था, हेल्दी फूड लें, फैट इंक्रीजिंग फूड का यूज ना करें, यानी फास्ट फूड का यूज ना करें। जो लोग लॉन्ग टाइम का जॉब करते हैं और सेडेंटरी लाइफ होता है, वो लोग फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं और फास्ट फूड में क्या है कि कैलोरी लेवल बहुत ज्यादा होता है, उसमें शुगर कहें या उसमें फैट ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वेट गेन ज्यादा होता है। आपको सिंपल इस मेथड को समझना है कि आप फूड हैबिट को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, इससे आपका वेट भी कम होगा। ओवरवेट ओबेस लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। हो सकता है कि मैं अगला सीरीज के अंदर ये भी टॉपिक ऐड करूं कि कॉन्स्टिपेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलना चाहिए। लेकिन ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको मैं 3 चीज बताना चाह रहा हूं। आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज का लेवल बढ़ाएं, उससे इंटेस्टाइन के मूवमेंट अच्छे होते हैं तो आपका स्टूल मूवमेंट भी रेगुलर टाइम पे आएगा। आप अपनी नींद पूरी करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपना ब्रेन के फंक्शन नॉर्मल होने की वजह से इंटेस्टाइन के मूवमेंट भी टाइम पे होने लगेंगे। आप पानी ज्यादा पिएं, स्पेशली मॉर्निंग में उठने के बाद में, उससे बाउल मूवमेंट अच्छे से होते हैं। और आपके खाने में फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी है आपको, और फाइबर्स बढ़ाने के लिए आपको फ्रूट का यूज ज्यादा करना चाहिए जूस के बजाय। जूस में यूजुअली क्या होता है कि जो फाइबर चीज होती है वो अलग से निकल जाती है, उससे प्योर लिक्विड होता है, लेकिन जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है उनको फाइबर्स यूज करना चाहिए। तो आप ये सब करेंगे तो आपको डेफिनेटली वेट भी कम होगा और कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, मान लो ये सारी चीजें करते हैं फिर भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या सेटिस्फेक्शन नहीं, तो वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं? तो जैसा कि बताया, वो अगर सूरत में है तो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। फिर हम ये करने के बाद अगर फायदा नहीं मिलता है तो फिर हम उनको मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे मेडिसिन एडवाइस करते हैं और जिनसे उनको सिम्टम में रिलीफ मिलता है। लेकिन मेडिसिन टेम्परेरी दी जाती है, ये लाइफ लॉन्ग हम नहीं दे सकते हैं। जैसे एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है वैसे ही हम कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं दे सकते हैं। तो साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की पार्ट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। Means in short, we have to keep the body mobile. जो मेन चीज समझ में आ रही है वो यही है कि हलन चलन बॉडी का कंटिन्यूस रहना चाहिए तंदुरुस्त बॉडी के लिए। ठीक है, विवेक टेलर जी बद्दी से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हिज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। विवेक जी, आपका क्वेश्चन वेबिनार से लिंक्ड नहीं है, ये टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप
ऑनलाइन पे या व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करें और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ब्रीफली बताना चाहूंगा बाकी लोगों को भी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपनी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है। ये छोटी उम्र में भी हो सकती है, 20-30 में भी हो सकती है और 70 एज की एज में भी हो सकती है। इस स्वेलिंग होने की वजह से स्टूल में ब्लड आने लगता है और उसकी वजह से खून की कमी आने लगती है, कमजोरी आने लगती है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बीमारी मेडिसिन से आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारे पास अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, इसलिए आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करें, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली दिया जाएगा। सर जी मुझे लगता है वंदना गोयल जी पुणे से, जयेश जोशी जी अहमदाबाद से एंड अगेन वंदना गोयल पुणे से। तो इनका क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन आई क्योर एसिडिटी परमानेंटली। तो मुझे लगता है ये सॉल्व हो चुका होगा। हैव गैस एंड एसिडिटी, इनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और तीसरा अगेन वंदना जी ने जो पूछा है हाउ कैन आई ट्रीट एसिड रिफ्लक्स परमानेंटली। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चनों का जवाब हम दे चुके हैं, राइट। हाँ। और एक क्वेश्चन है भावना पंचाल पंचई से, मुंबई से। उनका है प्रॉब्लम एसिडिटी रिलेटेड, आई थिंक सो वो भी हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। यस और नो? मैंने तो बता दिया है। हाँ जी। I try my best to give all information in very simple word, सिंपल Yes. भाषा में से समझाया है। अगर मेरा निवेदन है कि अगर अभी भी उनके मन में कुछ डाउट है, उनको लगता है कि हमें ट्रीटमेंट ले रहे हैं पूरा रिलीफ नहीं मिला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमसे कांटेक्ट करें और मैं श्योर करता हूं कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और उनको सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। ध्रुव सिंह जी ने अहमदाबाद से पूछा है आई हैव सीवियर GERD प्रॉब्लम विच इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर इट। तो GERD, इट्स GERD और GERD। गड तो देखो दादी, इसको गड विद GERD का मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसको शॉर्ट में एब्रिविएशन में GERD गड बोलते हैं, इसको एब्रिविएशन में रिफ्लक्स भी बोलते हैं और आम भाषा में इसको एसिडिटी बोलते हैं। ये सारी बातें एक ही बीमारी के डिफरेंट नाम है ये। और मैं ये कहूँ कि बेस्ट मेडिसिन मैंने जिसे जिक्र किया कि एसिड कम करने की मेडिसिन है, वो हम यूज करते हैं और आप भी यूज कर रहे होंगे, उम्मीद आपको फायदा मिल रहा होगा। कोई एक मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेडिसिन अकेले ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दी, 7 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पॉइंट्स नोट करे होंगे। आप उन पॉइंट्स को रेगुलर सिंसियरली फॉलो करिएगा, आपके सिम्टम में काफी रिलीफ मिलेगा। और आपका एम ही होना चाहिए कि मेडिसिन के बजाय लाइफस्टाइल से वो कंट्रोल में आ जाए। और अगर आपको पूरी सफलता संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार हमसे आप पर्सनली कांटेक्ट करें, हम पूरा आपका मेडिकल रिकॉर्ड असेस करके आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे के लिए गाइड करेंगे। ये श्योरिटी डॉक्टर साहब बहुत ही एक अच्छा फीलिंग देती है जो आप दे रहे हैं। जनरली ऐसा डॉक्टर साहब कोई देता नहीं है कि आप फिर भी हमें कांटेक्ट करिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और एक नया कुछ आयाम हम लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, सर्जन कर रहे हैं। तो वाकई में ये सराहनीय बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जगदीश राठौड़ जी का, जो वीवी नगर से हैं। उन्होंने वेट रिडक्शन फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जस्ट टू एनहांस के हमने उनके क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दिया है और नजरअंदाज नहीं किया है, इस वजह से हम नाम ले रहे हैं। वृंदार काबरा अहमदाबाद से है, उनका भी इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज एंड मेंटेन वेट वंस यू रिड्यूस एंड एज इट हैज टेंडेंसी टू रीबॉर्न। ये कहना चाह रही है कि एक बार लॉस कर दिया लेकिन उसको मेंटेन कैसे किया, शायद इसका भी हम जवाब दे चुके हैं, राइट? यस। और डॉक्टर भावना शुक्ला अहमदाबाद से ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल वेट, सो मैक्सिमम आर फॉर रिलेटेड टू ओबेसिटी ओनली। And sir, one is from Shardul Brahmachari. She's from Shardul Brahmachari from Ahmedabad. Give food plan for overweight. डेफिनेटली वो हमसे संपर्क करें, हम उनका डिटेल में असेसमेंट करके उनको डेफिनेटली प्लान सबमिट करेंगे, प्लान देंगे। And last but not least, Dr. Rasik Thakkar from Ahmedabad, and he's asking about diabetes. डायबिटीज का क्वेश्चन मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनके ये डायबिटीज से संबंधित क्या समस्या है, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि डायबिटीज ओबेसिटी दोनों इंटरलिंक्ड हैं।
अगर वो ओवरवेट हैं तो अपना वजन कम करें ताकि उनका डायबिटीज भी कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वो नॉर्मल वेट अचीव कर लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि डायबिटीज क्योर हो जाएगा। अब हम क्योर वर्ड यूज करने लगे हैं, डायबिटीज का क्योर देने लगे हैं। तो अगर वेट कम करना पॉसिबल है, फिजिबल है, अगर उनका ओवरवेट है तो वेट को जरूर कम करें, डायबिटीज क्योर हो जाएगा। अगर डायबिटीज के ट्रीटमेंट से संबंधित उनकी कोई क्वेरी है, जानकारी है, तो मैं कहूँगा हमें पर्सनल कॉन्टेक्ट करें। हम हमारे फिजिशियन डॉक्टर जो टीम के मेंबर हैं उनसे डिस्कस करके उनको भी उनके करंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कुछ मॉडिफाई करना है, आगे क्या देना है, वो भी हम इनको गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटीज का हमारा सेशन लास्ट था या आने वाला है? आने वाले हैं। आने वाला है ना? वो कौन सी तारीख का है, जरा हम डॉक्टर साहब को बता सकते हैं? तो वो जरूर से अटेंड करें इसको, तो शायद उनके रिलेटेड सारी समस्याएं का हल हो सकता है। अपना ये डायबिटीज का 3 फरवरी का रखा है। 3 फरवरी। तो डॉक्टर साहब आप जरूर इसको अटेंड करिए बिना भूले, तो शायद आपको काफी कुछ समस्याओं का हल मिल सकता है। सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं, फिर भी इस समय ऑडियंस में से कोई इंक्वायरी है नहीं सर जी, तो हमारा भी समय पूरा हो चुका है। इस समय 5:04 हो चुके हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुधा जी, आपने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को मॉडरेट किया। आपने क्वेश्चंस को आए थे उनको बड़े लाभी तरीके से डिस्कस किया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके डिस्कशन से और मेरे आंसर से जिन्होंने क्वेश्चन भेजे उनको पूरा संतुष्टि मिली होगी। और फिर भी अगर मन में कोई विचार हो तो हमसे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैं समझती हूँ काफी सारे पब्लिक के प्रॉब्लम, जो भी लोगों में, आम जनता के प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, आज शॉर्ट उनको कोई ना कोई हल मिला होगा, और आगे भी हम देते रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ हैं, आप हमेशा उनके साथ हैं, और जो आपका वे है अप्रोच करने का, इट्स रियली मार्वेलस। एक बार चाहूंगी कि लोग बाग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें और आपको बिरदाएं, ताकि इस तरह के सेशंस जो लोगों की भलाई के लिए आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो कंडक्ट करते रहें। उसके लिए एक बार मोटिवेशन करना चाहेंगे हम, या आगे भी आप इस तरह की सेमिनार हम लोगों के लिए, सबके लिए लेते रहें। इसी के साथ हम यहाँ पे प्रोग्राम का अंत करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू जी।